गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल ग्रुप्स को और पढ़ते हैं, कुछ नए एग्जाम्पल्स हैं और उम्मीद है आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। nth रूट्स ऑफ यूनिटी। कल हमने पिछले लेक्चर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा था, उसे हमने दो तरीके से कैलकुलेट भी किया था। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 1 - 1 i - i हमने ये भी देखा था। सोचिए उसी का इन जनरल क्या होना चाहिए। जब फोर्थ रूट्स थे तो 4 थे, क्यूब रूट थे तो 3 थे, तो जब nth रूट निकालेंगे तो वो कितने होंगे? वो n होंगे। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पहला स्टेप है, और वो एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप कैसे बनाते हैं ये दूसरा स्टेप है। हम दो स्टेप में इसे करते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि 1 to the power 1/n जो है वो सपोज 8 से, तो आप इसे अगर प्रिंसिपल वैल्यू लिखें तो क्रॉस 0 प्लस i sin 0 to the power 1/n लिख सकते हैं। क्रॉस 0 1 sin 0 0। इन जनरल अगर आप लिखना चाहें तो मैं HR इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आप इसे लिखेंगे क्रॉस 2πr प्लस 0 i sin 2πr प्लस 0 होल टू द पावर 1/n। हमने बात की थी r कहाँ से शुरू होगा? 0 1 2 अप टू n-1। तो टोटल 0 से शुरू है, तो टोटल n वैल्यू आपको मिलेंगी। देखिए, कोई भी एंगल है, आप उसे 2π रोटेट कर लीजिए, 2π 4π 6π 8π, इन जनरल 2rπ। तो आप वहीं पर हैं, लेकिन आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगी। चलिए, अगर हम ऑयलर थ्योरम पढ़ें तो cos थीटा प्लस i sin थीटा e टू द पावर i थीटा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर i 2πr अपॉन n। अगर मैं ये HR की वैल्यू है जहां r 0 1 2 3 अप टू n-1 है, आप ये r की डिफरेंट वैल्यू एक एक करके रखते जाइए, तो आपको 1 के nth रूट सारे मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, r0 रखिए, r0 हो जाएगा तो e टू द पावर 0 1। सेकेंड r1 रखिए तो e टू द पावर i 2π/n। नेक्स्ट क्या होगा? e टू द पावर i 2 रखिए तो 4π/, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2π/n होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा? e टू द पावर i 2π/n होल क्यूब एंड सो ऑन। और लास्ट क्या होना चाहिए इस हिसाब से? e टू द पावर i 2π/n होल टू द पावर n-1। सपोज e टू द पावर i 2π/n को ओमेगा मान लेते हैं। देखिए, क्यूब रूट्स में भी हमने इसी को ओमेगा माना था, वहाँ n3 था या nth रूट है, तो e टू द पावर i 2π/3 माना था। तो जो आपका पर्टिकुलर केस था वो भी इसी लाइन पर है, तो आपके पास 1 टू द पावर 1/n क्या आ जाएगा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन ओमेगा टू द पावर n-1। तो हमने आधा पार्ट कर लिया, जहां हमने यूनिटी के n संख्या में n है और nth रूट है, ये कैलकुलेट कर लिए। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कुछ उन पे बात कर लेते हैं। अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ओमेगा टू द पावर n-1 करूं और इनको ऐड करने की बात करें, तो देखिए ये GP है जिसमें n टर्म्स हैं, तो 1 माइनस ओमेगा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस ओमेगा। ओमेगा टू द पावर n कितना होगा? सोचिए, ओमेगा nth रूट है 1 का, तो इसका मतलब ओमेगा टू द पावर n 1 होना चाहिए। अगर आप रखेंगे तो 1 - 1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा, दिस इज 0। ये क्यूब रूट्स में भी आपने देखा कि भाई ये तो आपके पास
सभी जो हैं 0 आ रहे हैं, रूट्स का सम वहाँ भी था क्यूब रूट्स में 1 + ω + ω²। तो क्यूब है तो ओमेगा स्क्वायर तक है तो nth आएगा तो n-1 तक, इन सबका 0। दूसरा ω² मॉड कर लें तो जितना आएगा सारे e⁻i थीटा का मॉड कितना होता है cos थीटा + i sin थीटा का मॉड √ cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1। तो ω² का मॉड भी यही आएगा, ω⁻n-1 का भी मॉड यही आएगा, और 1 का मॉड तो होता ही है ये 1। तो सारे रूट्स का जो है आप ये देखिए कि मैग्नीट्यूड 1 है। मॉड आपको क्या बताता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। इसका मतलब है ये सभी कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप ये यूनिट सर्किल ड्रॉ कर दें, कॉम्प्लेक्स में अगर आपको याद हो तो मॉड z = 1, ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन है। कैसे, मॉड z का मतलब आप z को अगर x + iy मानेंगे तो मॉड z क्या आएगा √x² + y²। आप उसे 1 रखते हैं तो x² + y² 1 का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 1 है। ठीक है, तो पहला रूट यहाँ पर होगा 1। दूसरा रूट i2π/n का मतलब है यहाँ से 2π/n एंगल पर, ये एंगल कितना होगा 2π/n, और यहाँ पर आएगा फिर 2π/n और जोड़ लीजिए, दूसरा वर्टेक्स आ जाएगा। ये सारे ऐसे आपके पास n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे। ये सारे रूट क्या बनाएंगे, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, और जितने भी आपके वर्टिसेज होंगे, अब आप जब मिलाएंगे तो ऐसे इनको मिला के वर्टिसेज बना देंगे। तो सारे जो रेगुलर पॉलीगन होंगे सारे वर्टिसेज ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पर हैं। उम्मीद है आपको nth रूट्स का जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है थोड़ा सा समझ में आया होगा। आप क्यूब रूट्स के लिए भी ऐसा बना सकते हैं, लेकिन वहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनेगा, वहाँ आइसोसेलेस बनेगा। आप उसे खुद करें तो बेहतर है, या कमेंट्स में डालें तभी मैं आपको बता पाऊंगा। चलिए, हमारा जो मेन काम है ग्रुप थ्योरी पढ़ते समय वो nth रूट्स का जो कलेक्शन है उसे मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अब हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होता है। स्टेप 2, तो हम इसे g मान लेते हैं 1 ω² up to ω⁻n-1 is a finite abelian multiplicative group। ये प्रूफ करते हैं हम। असली काम तो अलजेब्रा में तो यही होना है। अच्छा देखिए, आज हम कंपोजिशन टेबल नहीं बनाएंगे। क्यूब रूट्स के लिए हमने बनाया था क्योंकि 3 ही रूट थे, 4 रूट्स में भी 4 रूट थे, लेकिन यहाँ n कितना बड़ा नंबर होगा हमें तो नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, आप एक बात सोचिए, कोई भी दो, हम सबसे पहले क्लोजर को देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। आप ऐसा करिए, 2 आप ले लीजिए, ω⁻r मान लेते हैं, ω⁻s कोई 2 एलिमेंट किसमें ले ले, g में, वेयर जो r होगा पावर में वो 1 से लेके कहाँ तक, n-1 तक होगा, और s का भी यही हाल है, ये भी 1 से लेके n-1 तक होगा। तो ω⁻r × ω⁻s मीन्स ω⁻r + s। अब सवाल उठता है कि भाई क्या ये g में होगा या नहीं होगा। अब आप ही लोग बताइए। ω⁻n अभी हमने पढ़ा था 1 है, मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूं। ω⁻n कितना है, 1 है। मान लेते हैं कभी ω⁻n × ω⁵ मल्टीप्लाई हो गए, तो मैं इसे ω⁻n +
5 लिख सकता हूँ। ओमेगा टू द पावर n तो 1 आपने लिखा है, तो ये कितना बचेगा केवल ओमेगा टू द पावर 5। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर r और s दोनों इस रेंज में हैं और दोनों का सम भी इसी रेंज में आता है तो ये g में होगा। मतलब r प्लस एस जो है वो भी 1 से n-1 के बीच ही कुछ आता है, तो इन्हीं में कहीं आएगा, ये तो श्योर है। लेकिन r प्लस एस अगर n-1 से बड़ा हो जाता है तो n-1 से बड़ा मतलब n या उससे ऊपर। अगर वो ओमेगा टू द पावर n हो जाता है तो 1 हो जाना चाहिए, फिर वो इसी में आ जाएगा। अगर वो ओमेगा टू द पावर n से बड़ा हो तो मैंने एग्जांपल दिखाया, सपोज ओमेगा टू द पावर n प्लस 5 आता है, तो क्या आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, ये तो 1 है, तो केवल क्या रहेगा ओमेगा टू द पावर 5, वो इसमें होगा। मतलब ओमेगा टू द पावर n से आगे के एलिमेंट्स भी हैं तो वो वापस इधर ही आ जाएंगे। उम्मीद है आपको क्लोजर समझ में आया होगा, तो क्लोजर होल्ड कर रही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अब मैं लिखूंगा नहीं, प्लीज आप समझिए, आप खुद लिखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप इसमें कुछ मत करिए, आप केवल इतना लिख दीजिए कि सिंस वी नो दैट product of complex numbers is always associative, so associativity holds good in G। ये जो ओमेगा स्क्वायर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। आप ना कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, इन सब में यूज कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दीज इज ऑलवेज एसोसिएटिव। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो उम्मीद है आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको दिख ही रहा होगा 1 आइडेंटिटी के तौर पर काम करेगा, तो आइडेंटिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आप खुद देख लीजिए, इसमें ओमेगा है, अब आप इनवर्स पे देखिए। आप इस जी में ऑब्जर्व करिए इनवर्स वाला मामला। अगर आपको ओमेगा इसमें दिख रहा है तो ओमेगा टू द पावर n-1 भी दिख रहा है क्या? यहाँ ओमेगा टू द पावर 1 है तो ओमेगा टू द पावर n-1 है। अगर ओमेगा टू द पावर 2 है तो ओमेगा टू द पावर n-2 भी होगा या नहीं होगा? ये लास्ट से पहले वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, n-2। अगर आप ओमेगा 3 देखते हैं तो ओमेगा टू द पावर n-3 भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आपका आंसर यस में होगा, ये सब मिलेंगे। अच्छा, अब ओमेगा और इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा? ओमेगा और ओमेगा टू द पावर n-1 का प्रोडक्ट कितना होगा? तो आप कहेंगे 1। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा टू द पावर n-2 का प्रोडक्ट, भाई ओमेगा टू द पावर n आएगा ना, वो तो 1 है। तो इन जनरल ओमेगा टू द पावर r अगर कोई मिले तो मुझे हमेशा ओमेगा टू द पावर n-r मिलेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे देगा, 1। तो आप बताइए हर एक का इन्वर्स आपको मिला या नहीं मिला, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें है। तो फिर जी ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये क्लियर है? ठीक। अब बचा एबिलियन, उसे फिर आप लिखेंगे कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, सो जी इज एबिलियन ग्रुप। अब क्या रह गया, फाइनाइट है, n एलिमेंट है, इसमें एबिलियन है, यही तो कहा गया था, फाइनाइट एबिलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में से माना जाता है। अब हम कुछ नए एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप। तो हम लोग इसके लिए सिंबल लेते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ओवर आर, GLN R और GLN ओवर C।
जनरल लीनियर ग्रुप ओवर आर, आर फॉर रियल नंबर का सेट, और ओवर सी। ये होता क्या है, मैं आर को डिफाइन कर रहा हूं, जी एल एन आर। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ए आई जे स्क्वायर matrices of order n such that A is invertible और दूसरा जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर है। वो सारे स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन जो इन्वर्टिबल हैं n बाई n में, अगर आपने n लिखा है नीचे तो ये n बाई n में जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस आप सोच सकते हैं और उनके एलिमेंट्स क्या है, रियल नंबर है। तो ऐसे GLNC क्या होगा, वही सारे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का कलेक्शन होगा, लेकिन वहाँ एलिमेंट्स जिसमें आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगे, सी में बिलोंग करेंगे। एग्जाम्पल क्या है या जनरल लीनियर ग्रुप क्यों कहते हैं, अभी हम प्रूफ करेंगे। आपको समझ में आया होगा कि डेफिनेशन क्या है। तो अब अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में GL2R लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/2 मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस ही हैं सभी 2/2 ऑर्डर के, दुनिया के वो सारे के सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन जिनके एलिमेंट्स क्या हों, रियल नंबर हों, और ये सारे मैट्रिसेस क्या होने चाहिए, इन्वर्टिबल होने चाहिए। इन्वर्टिबल होने का मतलब समझिएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या हो सकता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या लिख सकते थे, नॉन जीरो लिख सकते थे। आप ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो इन्वर्टिबल है, ये आप जानते होंगे। तो आप दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। अच्छा, कई बार बुक्स में ऐसा लिखा होता है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू नॉन जीरो। कई बच्चे इसे जल्दीबाजी में मॉड ही पढ़ते हैं। प्लीज, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। डिटर्मिनेंट इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ये मॉड क्यों नहीं है, अब उसका जवाब सुनिए। मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। किसी का भी मॉड लिया जाए तो या तो जीरो या पॉजिटिव आएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट लिया जाए तो नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो अब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -5 आया और आप कह रहे हैं कि ये मॉड है तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा ना, तो आप इसे मॉड मत बोलिएगा, ये क्या है, डिटर्मिनेंट। तो इसीलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए कई लोग ऐसे लिख देते हैं। तो उम्मीद है ऐसे GL2R, GL3R हमारे कई सारे एग्जाम्पल आगे मिलेंगे जनरल लीनियर ग्रुप में। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये ग्रुप कैसे है। तो स्टेप 2 में हम लोग ग्रुप, ये तो डिफाइन किया, अब ग्रुप के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोजर। आप एक बात सोचिए, मेरे पास दो ए और बी, सपोज दो कोई एलिमेंट है GLNR में, तो फिर ऑब्वियस है डिटर्मिनेंट ए भी नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट बी भी नॉन जीरो होगा। अच्छा, अब देखिए डिटर्मिनेंट ए भी जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट बी भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी जीरो नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज, आप इसे ऐसे लिखते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी नॉन जीरो है। तो ए बी जो है वो क्या हो गया, इन्वर्टिबल हुआ। अगर ए बी इन्वर्टिबल है तो ए बी किसको बिलोंग करेगा, GLNR को ही करेगा, इन्वर्टिबल है। कई बच्चों को डाउट हो सकता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है या नहीं है। देखिए, कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेज हैं n/n के, तो प्रोडक्ट भी n/n का ही होगा। तो A n/n का मैट्रिक्स है, B भी, तो प्रोडक्ट भी n/n का ही होगा और इन्वर्टिबल होगा, तो फिर वो GLNR का एलिमेंट होगा। क्लोजर कैसे प्रूफ करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। एसोसिएटिव के लिए मैट्रिसेस के मामले में हमेशा एक लाइन लिखनी है, कुछ नहीं करना है। Since we know that product of multiplication of matrices is always associative,
सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड इन GLNR। समझ में आ रहा होगा, मैं दोबारा बोल देता हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग खुद लिखेंगे अगर आपको समझ में आया है तो। सिंस वी नो दैट multiplication of matrices is always associative, so associativity holds good in GLNR। तीसरा आइडेंटिटी है यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए यूनिट मैट्रिक्स आप n बाई n का जानते ही होंगे, 3/3 2/2 हम यूनिट मैट्रिसेज यूज करते हैं। n बाई n का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0, फिर सेकेंड रो में 0 1 बाकी सब 0, थर्ड रो में 0 0 1 बाकी सब 0 एंड सो ऑन। तो n बाई n का जो यूनिट मैट्रिक्स होगा आप खुद सोचिए उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 1, और वो n बाई n का है, इन्वर्टिबल है। तो आप बताइए वो आइडेंटिटी का रोल निभाएगा या नहीं? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या बचा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स में आप देखिए अगर a इन्वर्टिबल है, ये आपके पास क्या है GLNR में है, तो आपको एक B मिल जाएगा सच दैट AB इक्वल टू I। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि डिटर्मिनेंट देखिए ना, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या मिल जाएगा आपको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर A नॉन जीरो है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A भी नॉन जीरो होगा। तो B का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है तो B जाहिर सी बात है कि GLNR में होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ये गारंटी है, क्योंकि उसका जो इन्वर्स होगा वो भी n बाई n का ही होगा, और वो भी इन्वर्स भी तो इन्वर्टिबल हुआ। भाई अगर A का इन्वर्स B है तो B का इन्वर्स A भी तो हुआ, और दुनिया के सारे इन्वर्टिबल n बाई n के स्क्वायर मैट्रिसेज आपने किस में उठा रखे हैं? GLNR में। तो फिर उसका इन्वर्स इधर ही होगा और कहाँ जाएगा? तो हर एक का इन्वर्स भी इसमें है। तो GLNR ग्रुप की सारी डेफिनेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज बची, एबिलियन है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, तो ये एबिलियन नहीं होगा। ये एक आपके पास ग्रुप है जो एबिलियन जो ग्रुप है, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में से एक है। इसका यूज आप देखेंगे आगे, और अगर आप फिजिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा एप्लीकेशन है कई बार। तो चाहे मैथ्स में हो चाहे फिजिक्स में हो, करियर जहाँ भी आपको बनाना है ये सीखना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों को एंजॉय करिए। जो मैंने अभी आपको बताया है वो GLNR के लिए था। इसी लाइन पर GLNC के लिए भी आप लोग काम कर सकते हैं। उसमें हर एलिमेंट कहाँ हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे कर सकते होंगे। हम लोग नेक्स्ट इस पे जाते हैं। इसी का एक पर्टिकुलर केस है और उसको अब हम बोलेंगे SLNR। तो क्या नाम होना चाहिए इसी हिसाब से? स्पेशल लीनियर ग्रुप ओवर R, बाकी वही है, स्पेशल लीनियर ग्रुप हम इसे बोलते हैं। ये GLNR का पर्टिकुलर केस है। मतलब SLNR जब आप डिफाइन करेंगे तो यहाँ भी जो A होगा वो n बाई n का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, सच दैट डिटर्मिनेंट A जो होगा 1 होगा। बाकी AIJ जितने भी हैं वो क्या हैं? सब रियल नंबर है। आपने खास तरह के आपने GLNR में ये कहा था कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है भाई, नॉन जीरो में क्या होना चाहिए? नॉन जीरो में तो अनकाउंटेबल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं कि वो सारे स्क्वायर मैट्रिसेज n बाई n के जिनका डिटर्मिनेंट 1 आता है वो सब SLNR में आ जाएंगे। तो ये GLNR का सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा, ये समझ में आ रहा होगा। और ये अपने आप में एक ग्रुप है, उसी प्रॉपर्टी से सोचिए।
दो डिटर्मिनेंट है, अगर दोनों का डिटर्मिनेंट 1 आता है, दो स्क्वायर मैट्रिसेज हैं, हर एक का डिटर्मिनेंट 1 है, तो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी 1 ही आएगा, आप प्रूफ कर सकते होंगे। एसोसिएटिविटी तो वही लाइन लिखनी है। आइडेंटिटी यूनिटी आपके पास है जिसका डिटर्मिनेंट 1 आता है। इनवर्स भी, अगर ए का डिटर्मिनेंट 1 है तो उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी 1 ही आएगा। आप इसे खुद करिएगा, और जब हम लोग बाद में सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ग्रुप का सबसेट जो खुद भी ग्रुप हो, हम आगे डिफाइन करेंगे इसे, तो आप प्लीज इस एग्जाम्पल को मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से एक है। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन में ये आपके काम आएगा। ठीक है, अब कुछ नए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा। अच्छा, पहला है प्राइम नंबर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इसे जानते ही होंगे, तो मैं प्राइम नंबर्स के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जब आप लोग रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, फील्ड और आगे स्टडी करेंगे, तो इसको थोड़ा सा और बेहतर एलेबोरेट करेंगे। अभी हमारी समझ अगर उतनी ही है जितनी हाई स्कूल के बच्चे की है, तो ये पर्याप्त है। मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हैं या खुद से डिवाइड होंगे। मतलब प्रॉपर डिवाइजर आपको इसके नहीं मिलने हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, तो सारे लोग जानते होंगे। तो प्राइम नंबर्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इनकी संख्या इनफाइनाइट होती है, ये आप जानते होंगे। दूसरा है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अगर कभी दो इंटीजर्स हैं और उनका जीसीडी क्या आ जाए, 1 आ जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ए और बी दो इंटीजर हैं और उनका जीसीडी क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कब कहेंगे, समझ में आया होगा आपको। दो इंटीजर्स हैं, अगर उनका जीसीडी 1 आ जाए, तो आप ये बताइए जीसीडी ऑफ 5,7 कितना आएगा, 1 आएगा। जीसीडी ऑफ 5,6 कितना आएगा, 1 आएगा। जीसीडी ऑफ 8,9 क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये देखिए, यहां पर अगर मैं कोई भी दो प्राइम नंबर ले लूं तो जीसीडी 1 ही आना है, कॉमन कुछ आना ही नहीं है उनमें, ये तो आप जानते ही होंगे। तो पहला एग्जाम्पल तो ऑब्वियस है, लेकिन दूसरे में देखिएगा, यहाँ 5 तो प्राइम है, 6 कंपोजिट है, लेकिन जीसीडी 1 आ रहा है। मतलब 8 प्राइम और 8 कंपोजिट भी रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं। अब तीसरे एग्जाम्पल पे आइए, 8 और 9 दोनों कंपोजिट हैं, लेकिन रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं। तो यहां से कंक्लूजन निकला, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। अगर दो नंबर रिलेटिवली प्राइम है तो जरूरी नहीं है वो प्राइम हो। आप देख रहे हैं यहां, तो आपके लिए एक जनरल रूल क्या बना, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम बट कन्वर्स may not be true। कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ये सही हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, या पहले से भी इतना हो सकता मालूम हो। अब देखिए, हम मेन चीज है कि ये हम जो कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं। मुझे आपको एक ग्रुप पढ़ाना है यूएन के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको मॉड्यूलो ऑपरेशन क्लियर होने चाहिए। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक हो गया। इसके लिए एक आधार तो बन गया, बेस यूएन समझाने के लिए। लेकिन अभी दूसरी चीज़ रह गई है, एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। तो आज हम पहले एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है ये सीखते हैं। ये एक नया और इम्पोर्टेंट कैटेगरी का ऑपरेशन है। एडिशन मॉड्यूलो एन क्या होता है, ये इंटीजर्स पे हम लोग लागू कर रहे हैं। आप लोग एक बात सोचिए, ये
मॉड्यूलो ऑपरेशन अभी क्या होता है टेक्निकली छोड़िए, लेकिन हम जाने अनजाने इसका यूज़ पहले से करते आ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे आज से 18 दिन बाद क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब क्या होगा, कौन सा डे होगा, तो आप मॉड्यूलो ऑपरेशन लगाते हैं। मॉड्यूलो 7 के आधार पर आप जानते हैं कि 7 दिनों के बाद रिपीट हो जाती हैं चीज़ें, तो आप 7-7 दिन के मॉड्यूलो के बेस पे बता देते हैं कि 8वां दिन तो पहला वाला ही होगा, फिर 9वां दिन दूसरा वाला होगा। तो आप मॉड्यूलो लगाते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। महान वैज्ञानिक या मैथमेटिशियन जो भी उचित लगे, गॉस ने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया और मैथमेटिक्स में हमें इसे इंट्रोड्यूस किया। ये गॉस का काम है। ये आप कई जगह करते आ रहे हैं। आप जब 60 सेकंड से ज़्यादा होते हैं तो आप 60 मॉड्यूलों के आधार पे आप मिनट में यूज़ करना शुरू करते हैं उसे, कि भाई 65 सेकंड है तो आप 1 मिनट बोल सकते हैं और 5 सेकंड अलग से हो गए, रिमाइंडर आ गया। 120 सेकंड में आप 2 मिनट बोल देंगे। आप 60 के आधार पर मॉड्यूलो ऑपरेशन लगा रहे हैं। आप मिनट, सेकंड, आवर में लगाते हैं, आप ईयर बेस पे लगाते हैं, आप वीकली बेसिस पे मैंने आपको समझाया था। मतलब जाने अनजाने हम मॉड्यूलो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड वे में अगर डिफाइन किया जाए तो हम इसे ऐसे लगाते हैं। मान लीजिए ए और बी 2 नंबर हैं, इनको ऐड करिए और यहाँ प्लस के साथ नीचे एन लिखिए। तो इसका मतलब होगा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, when a plus b is divided by n। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। आप कोई 2 नंबर ले लीजिए, 5 + 11, मान लीजिए 3 बेस पर करना है। इसका मतलब है 5 और 11 को ऐड करिए, कितना आया 16। अब उसको 3 से डिवाइड करिए, ठीक कर दिया डिवाइड। रिमाइंडर लिखिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 से 15 में जाएगा, 1 बचेगा। ऐसे ही आप 9 + 13 4 पे लगाइए तो कितना आ जाएगा 22। 4 रिमाइंडर 4 मॉड्यूलों पे लगाइए तो कितना रिमाइंडर आएगा। समझ में आ गया होगा कि जोड़ लीजिए और फिर उसके बाद आप n से a और b को जोड़िए और जोड़ने के बाद जो आता है n से डिवाइड करिए। पॉजिटिव जब भी आएगा तो आसानी से समझ में आ जाता है। अब जरा जब नेगेटिव आता है कभी, तब देखिए क्या परेशानी है। -5 + 11 3 मॉड्यूलों पर यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्यों 11 में और 5 को ऐड करिए, -5 को, तो कितना मिलेगा आपको 6। 6 तो पॉजिटिव है, 3 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -9 + 15 मॉड्यूलो 4 तो कितना आ जाएगा 6 2। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ा नंबर हम लिख रहे हैं अगर वो माइनस में आए तो एक छोटी सी बात समझाता हूं आपको, प्लीज याद रखिएगा। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम याद होगा। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। मतलब या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। आप एक बात सोचिए, आप 5 से डिवाइड करिए -29 को। चलिए 2 बच्चों ने यही डिवाइड किया है। एक बच्चे ने -5 -25 ये सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गया, -4 आ गया। दूसरे बच्चे ने -6 टाइम्स -30 साइन चेंज +1 आ गया। आप ही बताइए कौन सही कर रहा है कौन गलत। ये सही है और ये गलत है। मैं फिर कह रहा हूं रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब अगर एक बात सोचिए कि 2 नंबर्स हैं और दोनों नेगेटिव हैं। मान लीजिए -26 + -3
मॉड्यूलो 5 आता तो आप क्या लिखते, -29 आ जाता पहले ऐड करके और 5 से डिवाइड करके। तो अब आपको समझ में आया होगा, आप ये वाला लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो आप ऐसे ऐड करिए और इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये जो लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव रिमाइंडर समझ में आया होगा आपको। और लीस्ट का मतलब रिमाइंडर जो है वो n से तो छोटा ही आना चाहिए, जब n पे डिवाइड कर रहे हैं तो उससे छोटा आना चाहिए, तो इसलिए लीस्ट वर्ड लगाया गया है। उम्मीद है आपको एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है ये समझ में आया होगा। हम लोग इस बेस पर एक क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन है, देखिए Z5 0 1 2 3 4 और ये एडिशन मॉड्यूलो 5 यहाँ पर लिख लीजिए सफिक्स में, इज एन एबिलियन ग्रुप, ये प्रूफ करना है एबिलियन ग्रुप। इसका मतलब समझिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, जेड का जो कलेक्शन है तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी दो इंटीजर लीजिए और 5 से डिवाइड करके देखिए, तो किसी भी इंटीजर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 5 से छोटा होगा। तो वो क्या क्या हो सकता है, वो 0 1 2 3 4 यही पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपने एक बड़े सेट को 5 मॉड्यूलों पर छोटा सा बना दिया है और इस छोटे से कलेक्शन को आप चाहते हैं कि ग्रुप प्रूफ करें, तो ये काफ़ी आसान है। यहाँ पर कंपोजिशन टेबल जस्टिफाइड है, छोटा सा है। आप प्लीज देखिए ऑपरेशन यहाँ पर प्लस मॉड्यूलो 5, एलिमेंट 0 1 2 3 4 ऐसे लिखिए, यहाँ भी 0 1 2 3 4 ऐसे लिखिए। अब ये ऐड करिए और जो आता है उसको 5 से डिवाइड करिए। तो 5 से छोटा आएगा तो क्या डिवाइड करना है, वो तो रिमाइंडर ही होगा। तो 0 1 2 3 4। अब 1 ऐड करिए इन सब में, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 ऐड करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि अब 5 के बराबर आ गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर वो तो 0 आ गया। चलिए 2 जोड़िए इन सब में, तो यहाँ पर 2 3 4, यहाँ 5 आ जाएगा तो रिमाइंडर 0। यहाँ 2 + 4 6, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 3 4 ऐसे, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2, 4 इन सब में जोड़िए तो 4 5 आने पे 0 1 2 3। उम्मीद है आपको कंपोजिशन टेबल समझ में आई होगी। आप जोड़िए ना, 4 + 4 8, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3। तो इस तरह से लिखना है। अब आप ये बताइए, जितने भी एलिमेंट्स कंपोजिशन टेबल में आए हैं वो सब इसी सेट के एलिमेंट हैं, तो क्लोजर ऑब्वियस है या नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। एसोसिएटिविटी आप खुद डिफाइन करेंगे, उम्मीद है आपको ये आ जाएगा कि एसोसिएटिव भी होगा। एडिटिव आइडेंटिटी 0 रोल निभा रहा है, आप देख रहे हैं। अब है इनवर्स, इसमें जरा ध्यान दीजिए, 1 में क्या ऐड करें इस ऑपरेशन में, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 1 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। तो आप लोग जरा देखिए, तो ये 1 में आपने कितना ऐड किया 0 आने के लिए, 4। 1 + 4 कितना आया, मॉड्यूलो अगर 5 है तो 1 + 4 मॉड्यूलो 5 पे कितना आ रहा है, 0। तो 1 का इनवर्स क्या होगा इस ऑपरेशन में, 4 होगा। आप 1 इनवर्स अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या लिखेंगे, 4। ऐसे 4 इनवर्स 1। तो अब आप मुझे 2 इनवर्स बता सकते हैं, 2 में कितना जोड़ें कि 0 आ जाए, देखिए इधर 3। तो 2 इनवर्स 3 है तो 3 इनवर्स 2। तो 1 2 3 4 के इनवर्स आ गए, सभी का 0 का इनवर्स तो 0 ही होना है, तो सभी का इनवर्स भी है। तो आप ही बताइए ग्रुप होगा या नहीं। और एबिलियन भी आप देख सकते हैं, आप 2 नंबर्स को आगे पीछे जोड़िए, आपको पहले जोड़ना है फिर डिवाइड करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा नंबर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फाइनाइट एबिलियन है ग्रुप। तो अब आपके लिए एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन लिखा जा सकता है, Zn में 0 1 2 3 up to n-1, तो फिर मॉड्यूलो क्या होगा, +n।
आपको एक ग्रुप प्रूफ करने हैं। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपके पास फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और एक थोड़ा सा नया कुछ मिलेगा आपको जिन लोगों ने पहली बार पढ़ना है इसको या पढ़ रहे हैं जो लोग, आप थोड़ा कोशिश करिए इसे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों पे आऊँगा, उसके बाद आपको यूएन कैसे ग्रुप हैं वो समझाएंगे। प्लीज़ उन्हें ध्यान से समझिए। बीएससी के लेवल पे बात करें तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन अगर आप फ्यूचर में, मैं फिर कह रहा हूँ, अलजेब्रा, नंबर थ्योरी या क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो ग्रुप थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करिए। आपका बहुत बड़ा फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। उम्मीद करता हूँ आप जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसे फॉलो करेंगे। कल मैं आपको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों से आगे और डाइहेड्रल हम शुरू करेंगे। थैंक यू।